नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है टाइम सीरीज़ काल श्रेणी। आज के इस टॉपिक में हम काल श्रेणी का अर्थशास्त्र में क्या महत्व है, काल श्रेणी का अर्थ और परिभाषा क्या है और इसके साथ ही काल श्रेणी के संगठक कौन कौन से हैं, उसके बारे में अपना अध्ययन प्रारंभ करते हैं। आर्थिक एवं व्यावसायिक क्षेत्रों की समस्याओं के अध्ययन में काल या समय का महत्वपूर्ण स्थान है। समय की गति के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। ये परिवर्तन विभिन्न क्रियाओं जैसे उत्पादन, बिक्री, उपभोग आदि को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। इनमें से कुछ का प्रभाव अल्पकाल में होता है जबकि कुछ का प्रभाव दीर्घकाल में पड़ता है। इन भूतकालीन घटनाओं के आधार पर ही कुशल व्यवसायी अपनी वर्तमान नीति का निर्धारण करता है। इस प्रकार भावी प्रवृत्तियों तथा परिवर्तनों का पूर्वानुमान काल श्रेणी के विश्लेषण से ही संभव है। जब किसी भी चर का समय के साथ अध्ययन किया जाता है तो ऐसी श्रेणी को काल श्रेणी कहते हैं। काल श्रेणी का अर्थ क्या है, हम उसको देखते हैं। समय के किसी माप जैसे वर्ष, माह, दिन आदि के आधार पर प्रस्तुत समंगों के व्यवस्थित क्रम को काल श्रेणी कहते हैं। पीजे मूरे के शब्दों में किसी समय की अवधि पर आधारित मूल्यों की श्रेणी एक काल श्रेणी कहलाती है। केने व किपिंग के अनुसार समय पर आधारित समंग समूह काल श्रेणी कहलाते हैं। मॉरिस हैम्बर्ग के अनुसार काल श्रेणी सांख्यिकी अवलोकनों की एक क्रमबद्ध व्यवस्था है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं काल श्रेणी के अंतर्गत स्वतंत्र चर मूल्य इंडिपेंडेंट वेरिएबल समय के माप को प्रस्तुत करते हैं तथा आश्रित चर मूल्य डिपेंडेंट वेरिएबल समंकों पर समय के साथ साथ होने वाले परिवर्तनों के प्रभाव को प्रकट करते हैं। समय के माप का आधार एक वर्ष, माह, सप्ताह, दिन या घंटा आदि कोई भी हो सकता है। आर्थिक एवं व्यापारिक क्षेत्रों में काल श्रेणी के अध्ययन का बहुत महत्व है। इन क्षेत्रों में अधिकतर समंग काल श्रेणी के रूप में ही होते हैं। काल श्रेणी में होने वाले दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन उच्चावचनों का अध्ययन अर्थशास्त्री व व्यापारी के लिए परम आवश्यक होता है। भूतकाल में होने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों का विश्लेषण करके ही अर्थशास्त्री एवं व्यापारी पिछले अनुभवों से लाभ उठाकर अपनी वर्तमान नीतियाँ निर्धारित कर सकते हैं। अब हम देखते हैं काल श्रेणी के संगठक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, उसको हम देख रहे हैं। काल श्रेणी पर अनेक प्रकार के परिवर्तनों का सामूहिक प्रभाव पड़ता है। इन परिवर्तनों को प्रमुख रूप से निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। ये वर्ग काल श्रेणी के संगठक अंग कहलाते हैं, जो इस प्रकार से है। पहला है सुदीर्घकालीन प्रवृत्ति या उपनति। दूसरा है नियमित अल्पकालीन उच्चावचन, मौसमी उच्चावचन। और फिर है चक्रीय उच्चावचन। नियंत्रित अल्पकालीन उच्चावचन के दो पार्ट हैं, मौसमी उच्चावचन और दूसरा है चक्रीय उच्चावचन। और तीसरा है अनियमित अथवा देव उच्चावचन। एक एक करके अब हम इनको समझते हैं। सबसे पहले अब हम देखते हैं सुदीर्घकालीन प्रवृत्ति या उपनति क्या होती है। किसी भी काल श्रेणी के बढ़ने या घटने की सामान्यतः मूलभूत प्रवृत्ति को ही सुदीर्घकालीन प्रवृत्ति कहते हैं। दीर्घकाल में किसी काल श्रेणी के बढ़ने या घटने की सामान्य मूलभूत प्रवृत्ति को दीर्घकालीन प्रवृत्ति या उपनति कहा जाता है। प्रवृत्ति की इस अवधारणा में अल्पकालीन उच्चावचनों का समावेश नहीं होता, वरन दीर्घकाल में नियमित परिवर्तनों का समावेश होता है। दूसरे शब्दों में दीर्घकालीन उपनति वह अनुक्रमणीय परिवर्तन है
जो काल श्रेणी के आधारभूत वृद्धि या ह्रास की प्रवृत्ति का वर्णन करता है और दीर्घकाल तक सामान्यतः एक ही दिशा में गतिशील रहता है। सामान्य प्रवृत्ति अधिकतर एक ही दिशा में होती है, या तो वृद्धि की ओर या कमी की ओर। वृद्धि की प्रवृत्ति वृद्धि तत्व की उपस्थिति के कारण होती है, ग्रोथ फैक्टर के कारण होती है, तथा कमी की ओर प्रवृत्ति ह्रास तत्व के परिणाम स्वरूप दृष्टिगोचर होती है। एक काल श्रेणी में दोनों प्रवृत्तियां एक साथ प्रकट नहीं हो सकती। अब हम देखते हैं नियमित अल्पकालीन उच्चावचन। काल श्रेणी में अल्पकाल में जो उतार चढ़ाव होते रहते हैं उसे अल्पकालीन उच्चावचन कहते हैं। ये परिवर्तन दोनों दिशाओं में होते हैं। पहला है मौसमी विचरण। मौसमी विचरण का मतलब है काल श्रेणी के एक ही वर्ष के अंदर जलवायु अथवा रीति रिवाज में परिवर्तन के कारण होने वाले नियमित अल्पकालीन उतार चढ़ाव या ऋतुकालीन विचरण मौसमी परिवर्तन कहलाते हैं। आर्थिक एवं व्यावसायिक क्षेत्र में होने वाले अधिकांश अल्पकालीन परिवर्तन इसी प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है चक्रीय उच्चावचन। चक्रीय उच्चावचन भी मौसमी विचरणों की भांति नियतकालिक होते हैं, परंतु उनकी अवधि 1 वर्ष से अधिक होती है। ये व्यापार चक्रों के कारण उत्पन्न होते हैं। बर्न्स व मिशेल के अनुसार अनेक आर्थिक क्रियाओं में लगभग एक साथ आने वाली प्रसार और संकुचन की क्रमिक तरंगों को ही व्यावसायिक चक्र कहा जाता है। प्रत्येक चक्रीय उच्चावचन के 4 चरण होते हैं, जिसमें पहला है समृद्धि, दूसरा है प्रतिसार, तीसरा है अवसाद और फिर चौथा है पुनरुत्थान। समृद्धि की अवस्था में व्यावसायिक क्रियाएं जैसे कि उत्पादन, मूल्य, रोजगार, बिक्री आदि चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाती है। फिर अवनति या प्रतिसार आरंभ होता है और धीरे धीरे व्यावसायिक क्रियाओं में अवनति की निम्नतम सीमा आ जाती है। ये अवसाद का चरण है। इसके बाद फिर अवसाद से समृद्धि की ओर प्रगति होती है, उसे पुनरुत्थान कहते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं अनियमित अथवा देव उच्चावचन। इसमें हम देख रहे हैं कभी कभी काल श्रेणी में अनियमित तथा देव उच्चावचन की दृष्टिगोचर होते हैं। ऐसे अल्पकालीन उच्चावचन जो कि आकस्मिक कारण जैसे युद्ध, भूकंप, बाढ़, चुनाव, औद्योगिक संघर्ष आदि से अनियमित रूप से कभी कभी उत्पन्न होते हैं, अनियमित क्रमहीन देव उच्चावचन कहलाते हैं। ये किसी निश्चित रूप से या निश्चित क्रम से नहीं होते, वरन अकस्मात होते हैं और आकस्मिक घटनाओं के कारण उत्पन्न होते हैं। अतः इनका मापन तथा पूर्वानुमान लगभग असंभव है। कभी कभी आकस्मिक कारण इतने अधिक प्रभावशाली होते हैं कि इनके चक्रीय उच्चावचनों का उदय हो जाता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं सुदीर्घकालीन प्रवृत्ति का मापन और रीतियाँ कैसे किया जाता है। काल श्रेणी में सुदीर्घकालीन प्रवृत्ति या उपनति का माप करने के 3 प्रमुख कारण हैं, जिसमें से पहला कारण है प्रवृत्ति विश्लेषण से एक श्रेणी की भूतकालीन वृद्धि या कमी का पता चलता है और दूसरे प्रवृत्ति विश्लेषण से भावी पूर्वानुमान लगाए जा सकते हैं, जो व्यावसायिक नियोजन में सहायक होते हैं। यदि उपनति पर प्रभाव डालने वाली परिस्थितियों में कोई आमूल परिवर्तन न हो तो भावी प्रवृत्ति के अनुमान यथोचित रूप से परिशुद्ध होते हैं। तीसरा, प्रवृत्ति का विश्लेषण करके काल श्रेणी को उनके प्रभावों से मुक्त किया जा सकता है, जिससे अन्य प्रकार के अल्पकालीन उच्चावचन, ऋतुकालीन, चक्रीय तथा अनियमित परिवर्तनों का अलग से अध्ययन और विश्लेषण किया जा सके। प्रवृत्ति का माप निम्न रीतियों से किया जा सकता है सुदीर्घकालीन प्रवृत्ति का। पहला है मुक्त हस्त वक्र रीति, दूसरा है अर्ध मध्यक रीति, तीसरा है चल माध्य रीति और चौथा है न्यूनतम वर्ग रीति। हमारे कोर्स में चल माध्य रीति और न्यूनतम वर्ग रीति है, जिसको हम विस्तृत रूप से करेंगे। हम पहले देख रहे हैं मुक्त हस्त वक्र रीति। इस रीति में मूल काल श्रेणी को बिंदु रेखीय पत्र पर अंकित करके एक कालिक चित्र बना लिया जाता है। फिर समंकों के उतार चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए उच्चावचनों के लगभग बीच से गुजरता हुआ एक सर्वोपयुक्त वक्र खींचा जाता है। यही मुक्त हस्त प्रवृत्ति का वक्र है, जिसके द्वारा अल्पकालीन उच्चावचनों को दूर करके काल समंकों को सुदीर्घकालीन प्रवृत्ति स्पष्ट हो जाती है।
दूसरा है अर्धमध्यक रीति। अर्धमध्यक का अर्थ है श्रेणी के प्रत्येक आधे भाग, पूर्वार्ध तथा उत्तरार्ध के मूल्यों का समांतर माध्य। इस रीति के अनुसार संपूर्ण काल श्रेणी को दो बराबर भागों में बांटकर तथा प्रत्येक भाग के समअंकों का समांतर माध्य निकालकर उस भाग के मध्य का समय बिंदु मीडियन पॉइंट ऑफ टाइम के सामने रखा जाता है। फिर निर्धारित दोनों माध्यों को रेखाचित्र पर दोनों भागों के मध्य का बिंदुओं के ऊपर अंकित करके मिला दिया जाता है। उपलब्ध सरल रेखा को अर्ध मध्यक रीति रेखा कहते हैं। नेक्स्ट है चल माध्य रीति। चल माध्य रीति का मतलब है दीर्घकालीन प्रवृत्ति ज्ञात करने के लिए अधिकतर चल माध्य रीति का प्रयोग किया जाता है। चल माध्य या गतिमान माध्य काल श्रेणी के समअंकों में विशिष्ट समांतर माध्य है, जिनका श्रेणी के आरंभ से अंत तक पूर्व निश्चित अवधि जैसे 3, 5, 7 या 9 वर्ष के आधार पर परिकरण किया जा सकता है। नेक्स्ट है न्यूनतम वर्ग रीति। सुदीर्घकालीन प्रवृत्ति का माप करने की यह रीति सर्वोत्तम मानी जाती है। इसके अनुसार गणितीय समीकरणों के प्रयोग द्वारा न्यूनतम वर्ग मान्यता के आधार पर काल श्रेणी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रेखा खींची जाती है। यह रेखा या तो सरल रेखा हो सकती है या परवलयिक वक्र के रूप में खींची जा सकती है। इस प्रकार आज हमने काल श्रेणी का क्या महत्व है, उसकी अर्थ और परिभाषा क्या है, काल श्रेणी के संगठक कौन कौन से हैं तथा उसकी प्रवृत्ति की मापन की कौन सी रीतियाँ हैं, इसको समझा। धन्यवाद।